गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ डॉक्टर विशाल तिवारी। और आज का जो हमारे वीडियो का टॉपिक है वो है मोहम्मद गौरी। इससे पहले हम लोगों ने महमूद गजनवी के बारे में जाना था और उसने किस तरह से भारत के ऊपर कंटिन्यू आक्रमण वगैरह किए और उससे भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, वो सब कुछ हम लोगों ने जाना। और महमूद गजनवी के बाद अगर देखा जाए तो सही ढंग से जो एक वास्तव में भारत के ऊपर जो तगड़ा आक्रमण करके और भारत के अंदर इस्लामिक राज्य की स्थापना करने की तरफ जो कदम उठाया था वह था मोहम्मद गौरी। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने किस तरह से भारत पर कैसे आक्रमण किया, उसको कितनी सफलता कब मिली, कब हार मिली, ये सब इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे। और मोहम्मद गौरी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं मोहम्मद गौरी को। गौर गजनवी साम्राज्य और सेल्जुक साम्राज्य के बीच की पर्वतीय श्रृंखलाओं में अवस्थित एक छोटा सा विक्त क्षेत्र था। डॉक्टर सतीश चंद्र का कहना है कि गौरियों का सत्ता में आना एक असामान्य एवं असाधारण बात थी। यह क्षेत्र इतना दूर और वियुक्त था कि 11वीं सदी तक यह छोटे छोटे मुस्लिम राज्यों से घिरा हुआ एक गैर मुस्लिम प्रदेश बना रहा। 11वीं सदी के प्रारंभ में महमूद गजनी ने गौर पर आक्रमण किया एवं गौर के निवासियों को इस्लाम के उपदेश देने के लिए वहाँ इस्लामी उपदेशक नियुक्त किए। उसी समय से गौर का इस्लामीकरण हो गया। उसके बावजूद यह माना जाता है कि उस क्षेत्र में 11वीं सदी के अंत तक गैर इस्लाम यानी एक प्रकार का महायान बौद्ध धर्म का अस्तित्व कायम रहा। महमूद गजनवी की मृत्यु के पश्चात उसका साम्राज्य छिन्न भिन्न होने लगा। महमूद के उत्तराधिकारी अयोग्य सिद्ध हुए। गजनी वंश के पतन के उपरांत एक नवीन राजवंश का उदय हुआ जो गौर वंश के नाम से प्रसिद्ध है। गौर का पहाड़ी क्षेत्र गजनी और हिरात के बीच में स्थित है। गौर प्रदेश के निवासी गौरी कहे जाते हैं। गजनी वंश की शक्ति दुर्बल हो जाने से गजनी वंश पर गौर वंश का अधिकार स्थापित हो गया। 1173 ईस्वी में गयासुद्दीन गौरी ने स्थायी रूप से गजनी पर आक्रमण किया और अपने छोटे भाई शिहाबुद्दीन को वहाँ का शासक नियुक्त किया। आगे चलकर यही शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम से विख्यात हुआ और उसने भारत पर कई आक्रमण 1175 से 1206 ईस्वी तक किए और भारत के विशाल भूभाग को जीतकर उस पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। अब हम इसमें देखते हैं गौरी के भारत पर आक्रमण के उद्देश्य क्या कहते हैं। मोहम्मद गौरी ने महमूद गजनवी की भांति ही भारत पर अनेक आक्रमण किए और संपूर्ण उत्तर पश्चिम भारत को रौंद डाला। भारत पर उसके आक्रमण के अनेक उद्देश्य रहे हैं, जिनमें पहला है वह पंजाब में स्थित गजनवी वंश के लोगों का नाश करना चाहता था ताकि भविष्य में उसके साम्राज्य विस्तार में कोई खतरा ना हो। दूसरा, वह भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना कर अपना नाम अमर करना चाहता था। तीसरा, भारत की असीम धन दौलत को प्राप्त करने की लालसा से वह भी आक्रमण करने को प्रेरित हुआ। चौथा, वह कट्टर मुसलमान था और भारत में मूर्ति पूजा का नाश कर अपना पवित्र कर्तव्य समझता था। इन विभिन्न राजनीतिक और धार्मिक उद्देश्यों को लेकर मोहम्मद गौरी ने भारत विजय का अभियान जारी किया और लगभग 30 वर्षों तक वह इस महान कार्य को पूरा करने में व्यस्त रहा। गौरी के आक्रमण के समय भारत की स्थिति। पहले है इसमें राजनीतिक दशा। गौरी के आक्रमणों के समय सिंधु, मुल्तान और पंजाब के विदेशी राज्यों के अतिरिक्त उत्तरी भारत में 4 प्रधान हिंदू राज्य थे। दिल्ली और अजमेर में चौहान वंश का राजा पृथ्वीराज, कन्नौज में गैडवाल या राठौड़ वंश का राजा जयचंद्र, बिहार में पाल वंश और बंगाल में सैन वंश के राजा लक्ष्मण सेन शासन कर रहे थे। इन सभी राज्यों में आपसी फूर्ति अथवा निरंतर संघर्ष चलता रहता था। विशेषकर पृथ्वीराज चौहान और जयचंद्र का वैमनस्य भीषण था और दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयत्न करते रहते थे। उत्तरी भारत के सभी राजा हठीले और अभिमानी थे तथा किसी एक के नेतृत्व में संगठित होकर विदेशी आक्रांता के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाने की मनोदशा में नहीं थे, अतः उन्हें एक शक्तिशाली विदेशी शत्रु से अलग अलग युद्ध करना पड़ा और वे पदाक्रांत हुए। गौरी के समय दक्षिण भारत भी अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, जिनमें देवगिरी के यादव, वारंगल के काकतीय, द्वार समुद्र के होयसल तथा मुद्रा के पांड्य वंश प्रमुख थे। ये राज्य भी परस्पर संघर्षशील थे। दक्षिण भारत उत्तर भारत की राजनीति से पहले ही की भांति सर्वथा उदासीन था। बात करते हैं अब सामाजिक दशा। सामाजिक दृष्टि से भारत की अवस्था सोचने थी। समाज का नैतिक पतन होता जा रहा था।
महमूद गजनवी के आक्रमण के कारण देश के लोगों का हौसला बहुत कुछ पस्त हो चुका था। रक्षा और युद्ध का भार केवल क्षत्रियों पर था तथा शेष जनता इसके प्रति उदासीन थी। विलासिता का घुन भी देश को खाया जा रहा था। देश में राष्ट्रीय उत्साह क्षीण हो चुका था। कुछ शासकों में देश के लिए मर मिटने का उत्साह था, लेकिन वे आपसी फूट का शिकार थे। स्त्रियों की सामाजिक स्थिति निरंतर गिरती जा रही थी। आर्थिक दशा। आर्थिक दृष्टि से भारत अब भी समृद्ध था। महमूद ने भारत की लूट से गजनी को स्वर्ग की भांति सजाया था और मोहम्मद गौरी को आंख भी भारत के धन पर लगी थी। यद्यपि अनेक राजवंश धन संपत्ति से वंचित हो गए थे और जनता का जीवन भी साधारण था, लेकिन भारत धन वैभव से शून्य नहीं हुआ था। आर्थिक दशा। अब है धार्मिक दशा। धार्मिक दृष्टि से देश में बौद्ध और जैन धर्म अवनति पर थे तथा हिंदू धर्म, शैव धर्म और वैष्णव धर्म लोकप्रिय होते जा रहे थे। मंदिरों की अपार संपत्ति ने धर्म स्थानों को भी राजनीति के दलदल में फंसा दिया था। धार्मिक अंधभक्ति और कर्मकांडों ने कायरता को जन्म दे डाला था। कुल मिलाकर देश की राजनीति, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति विदेशी आक्रांताओं को प्रोत्साहित कर रही थी। अब है गौरी के भारत पर आक्रमण, जिसमें सर्वप्रथम हुआ मुल्तान पर और सिंध के ऊपर आक्रमण। मोहम्मद गौरी का भारतवर्ष पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ। मुल्तान पर उस समय करमार्थियों यानी इस्लामी जो सिया लोग थे उनका शासन था। मोहम्मद गौरी ने उनको पराजित करके मुल्तान पर अपना अधिकार कर लिया और इसके बाद उसने उसी वर्ष कच्छ यानी ऊपरी सिंध के ऊपर भी आक्रमण करके उसे पर भी अपना अधिकार कर लिया। 1182 ईस्वी में उसने निचले सिंध पर भी, जिसकी राजधानी देवल थी, आक्रमण करके वहाँ के शासक को अपनी अधीनता मानने को विवश कर दिया। अब है गुजरात पर आक्रमण। गौरी का अगला आक्रमण 1178 ईस्वी में गुजरात के चालुक्य राज्य पर हुआ, जो उस समय एक धनी राज्य था। गुजरात पर इस समय मूलराज द्वितीय शासन कर रहा था और अनहिलवाड़ उसकी राजधानी थी। गौरी मुल्तान, कच्छ और पश्चिमी राजपुताना में होकर जब आबू पर्वत के तलहटी के पास पहुंचा तो वहां कयात्रा नामक गांव के पास मूलराज द्वितीय की सेना से उसका युद्ध हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की पूर्ण पराजय हुई और मुश्किल से मोहम्मद गौरी जान बचाकर भाग निकलने में सफल हुआ। यह भारत में गौरी की पहली पराजय थी। फिर है पंजाब विजय। गौरी ने गुजरात की असफलता के पश्चात पंजाब पर अधिकार करके पंजाब के मार्ग से भारत के आंतरिक भागों पर आक्रमण करने की योजना बनाई। इस समय जब पंजाब पर गजनवी का वंश का शासक खुसरव मलिक शासन कर रहा था, गौरी ने 1189 ईस्वी में पेशावर पर आक्रमण करके उस पर अपना अधिकार कर लिया। इसके बाद 1181 ईस्वी में गौरी ने दूसरा तथा 1185 ईस्वी में तीसरा आक्रमण कर सियालकोट तक का प्रदेश जीत लिया। अंत में लाहौर को भी उसने अपने साम्राज्य का अंग बना लिया। अब है तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी। पंजाब पर अधिकार कर लेने के बाद मोहम्मद गौरी का अगला आक्रमण अजमेर के चौहान राज्य पर हुआ। इस समय चौहान राज्य पर पृथ्वीराज चौहान तृतीय शासन कर रहा था, जिसकी गिनती उस समय के शक्तिशाली शासकों में की जाती थी। उसका राज्य अजमेर से दिल्ली तक फैला हुआ था। पृथ्वीराज चौहान ने अपनी उत्तरी सीमा की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए थे, जिससे मोहम्मद को पंजाब में भारी सफलता मिली। भटिंडा के हाथ से चले जाने पर पृथ्वीराज नींद से जागा और सेना इकट्ठी कर भटिंडा की तरफ बढ़ा। 1191 ईस्वी में तराइन, जो कि भटिंडा के निकट ही एक स्थित गांव है, के मैदान में उसका पृथ्वीराज के साथ भयंकर युद्ध हुआ, जो भारतीय इतिहास में तराइन के प्रथम युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी बुरी तरह पराजित हुआ और गंभीर रूप से घायल हो गया, किंतु सौभाग्य से एक खलजी सैनिक उसे घोड़े पर बिठाकर युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित भगा ले जाने में कामयाब हुआ। भटिंडा पर राजपूतों का कब्जा हो गया। राजपूतों ने भागती हुई मुस्लिम सेना का 40 मील तक पीछा किया। अब है तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी।
गौरी ने अपनी हार का बदला लेने के लिए गजनी में भारी सैनिक तैयारी की। कहा जाता है कि हार के पश्चात वह कभी चैन से नहीं सोया और दिन रात अपमान की अग्नि में जलता रहा, किंतु निराश होकर नहीं बैठा। 1192 ईस्वी में वह मध्य एशिया एवं पहाड़ी प्रदेशों के बहादुर 1,20,000 कुशल योद्धाओं को लेकर पुनः दिल्ली की ओर बढ़ा। फरिश्ता के अनुसार पृथ्वीराज की सेना में 5 लाख घुड़सवार और 3,000 हाथी थे। हालांकि सेना की यह संख्या बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताई गई है। दूसरी बार भी तराइन के मैदान में दोनों की सेनाओं का सामना हुआ। यद्यपि राजपूतों ने इस युद्ध में भी अपना साहस, शक्ति और शौर्य का परिचय दिया। वे वीरता में किसी से कम न थे, परंतु गौरी की कुशल व्यूह रचना एवं सेना के श्रेष्ठ संगठन के आगे उन्हें पराजित होना पड़ा। पृथ्वीराज को बंदी बना लिया गया। गौरी की सेनाओं ने हांसी, कुहरम और सुरसती पर कब्जा कर लिया, जबकि अजमेर पृथ्वीराज के कब्जे में ही रहा। षड्यंत्र के आरोप में उसे मृत्युदंड दिए जाने के कुछ समय ही बाद अजमेर का सिंहासन उसके बेटे ने संभाला। तराइन के द्वितीय युद्ध में गौरी की सजगता एवं श्रेष्ठ युद्ध प्रणाली के कारण मुसलमानों की जीत हुई। गौरी की इस विजय से राजपूतों की शक्ति को भीषण आघात पहुंचा। तराइन का द्वितीय युद्ध को भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ माना जाता है। B.A. स्मिथ के अनुसार तराइन के द्वितीय युद्ध को निर्णायक कहा जा सकता है, क्योंकि इससे हिंदुस्तान में मुस्लिम आक्रमण की अंतिम विजय सुनिश्चित हो गई। इस विजय के फलस्वरूप गौरी के लिए भारत विजय का मार्ग सरल हो गया। इसके पश्चात उसने अजमेर को भी जीत लिया। डॉक्टर D.C. गांगुली ने लिखा है कि तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय से न केवल चौहानों की साम्राज्यवादी शक्ति का विनाश किया, वरन वह संपूर्ण भारत के विनाश का कारण बनी। पृथ्वीराज चौहान ने अपनी सैनिकवादी नीतियों के कारण अपने सभी शक्तिशाली पड़ोसियों को अपना शत्रु बनाकर अपनी भावी पराजय का मार्ग प्रशस्त कर लिया था। पृथ्वीराज चौहान की सेना में केंद्रीय नेतृत्व का अभाव था। तराइन का द्वितीय युद्ध अवस्थित से अधिक संचालन का युद्ध था। गौरी के अल्प शस्त्रों से लैस अश्वारोही धनुर्धरों ने प्रारंभ में पृथ्वीराज की मंथर सेना को परेशान किया, और जब पृथ्वीराज की सेना में कोहराम मच गया तो उस पर चारों तरफ से प्रहार करना शुरू कर दिया। तराइन के युद्ध के बारे में तत्कालीन इतिहास लेखक हसन निजामी मिनाज उस राज फरिश्ता के वृत्तांत पर्याप्त जानकारी देते हैं। इससे यह जानकारी प्राप्त होती है कि गौरी ने बहुत योग्यतापूर्वक युद्ध का संचालन किया और राजपूतों की पराजय तुर्कों के आक्रमण की आकस्मिकता के अलावा गौरी की बहुत ही कारगर चालों के कारण हुई। चौहान शासक ने प्रथम तराइनी युद्ध के पश्चात लगभग 13 महीने का समय व्यर्थ ही नष्ट किया। पृथ्वीराज चौहान की पराजय मूलतः उसकी धींगा मस्ती एवं सामंती व्यवस्था के दोषों के कारण हुई। निसंदेह पृथ्वीराज अपने समय के सबसे ख्याति प्राप्त शासकों में से एक था और अपनी वीरता एवं शौर्य के लिए देश भर में प्रसिद्ध था। पृथ्वीराज विद्वानों का महान आश्रयदाता था। चंद्रोदय उसका दरबारी कवि था। एक सेनानायक के रूप में उसकी विजय याद की जाती रहेगी, किंतु जैसा डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं, तराइन के द्वितीय युद्ध के मैदान में उसका आचरण, उसके रणकौशल और राजनीतिमता पर एक दब्बा है। अब है कन्नौज पर आक्रमण। पृथ्वीराज को परास्त करने के उपरांत मोहम्मद गौरी ने कन्नौज पर अधिकार करने का प्रयत्न किया। कन्नौज में उस समय गैडवाल वंश का अत्यंत शक्तिशाली शासक जयचंद्र शासन कर रहा था। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र पर आक्रमण किया तथा दोनों पक्ष में चंदावर के मैदान में घमासान युद्ध हुआ। गौरी की पराजय होने वाली थी कि जयचंद्र को अचानक कुतुबुद्दीन का एक तीर लगा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जयचंद्र के मरते ही हिंदू सेना युद्ध क्षेत्र से भाग खड़ी हुई। इस युद्ध में गौरी को अपार धनराशि प्राप्त हुई। कन्नौज पर अधिकार करने के पश्चात गौरी ने बनारस पर आक्रमण कर उसे विजित कर लिया। इसके पश्चात वह गजनी वापस लौट गया। गजनी वापस लौटते समय उसने अपने विश्वसनीय दास एवं सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में अपने अधीन राज्यों का गवर्नर नियुक्त किया। कुतुबुद्दीन तथा गौरी के एक दूसरे सेनानायक मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने विजय योजनाओं को जारी रखा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने पंजाब, उत्तर प्रदेश व मध्य भारत पर आक्रमण कर उन्हें अपने अधीन कर लिया। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार व बंगाल पर आश्चर्यजनक सफलता के साथ विजय प्राप्त की। बंगाल बिहार अभियान के दौरान गौरी के सेनानायक खिलजी द्वारा नालंदा एवं विक्रमशिला की विद्या केंद्रों को जलाना अत्यंत निंदनीय कार्य था। अब है मोहम्मद गौरी के अंतिम दिन। मोहम्मद गौरी 1203 ईस्वी में अपने बड़े भाई गयासुद्दीन की मौत के बाद स्वतंत्र शासक बन गया था, परंतु अपने अंतिम दिनों में उसे ख्वारिज़म के शाह द्वारा 1205 ईस्वी में अपमानपूर्ण पराजय का स्वाद चखना पड़ा।
1206 ईस्वी में जब वह पंजाब के खोखर विद्रोह का दमन कर वापस लौट रहा था तो झेलम के किनारे एक खोखर द्वारा वह मार डाला गया। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के समय उसका कोई उत्तराधिकारी न होने के कारण उसके सगे संबंधी और गुलाम उसके विशाल साम्राज्य को लेकर लड़ने लगे। उसके वरिष्ठ गुलाम ताजुद्दीन यलदौज ने गजनी पर कब्जा कर लिया, जबकि ऐबक ने उसके भारतीय क्षेत्रों को संभाला। मोहम्मद गौरी का मूल्यांकन करते हुए कहा जा सकता है कि उसमें परिस्थिति को समझने और उसके अनुसार कार्य करने की क्षमता थी। उसने भारत की राजनीति को समझ लिया था, इस कारण उसका उद्देश्य भारत में राज्य स्थापित करने का था। गौरी ने मंदिरों को नष्ट किया और हिंदुओं को इस्लाम में परिवर्तित किया, किंतु ये गौरी की मूल उद्देश्य नहीं थे। भारत में एक राज्य की स्थापना करना उसका मुख्य ध्येय था। वह मानव चरित्र का अच्छा पारखी था। प्रोफेसर हबीबुल्लाह ने लिखा है कि यद्यपि वह एक राजवंश की स्थापना करने में असफल हुआ, परंतु उसने कुछ ऐसे व्यक्तियों को शिक्षित किया जो उसके आदर्शों के प्रति अधिक वफादार और उसके साम्राज्य की सुरक्षा करने में योग्य सिद्ध हुए। कुतुबुद्दीन ऐबक उनमें से एक था। मोहम्मद गौरी के लक्ष्य और चरित्र की दृढ़ता भी उसकी सफलता के लिए उत्तरदायी थे। सेनानायक की दृष्टि से उसकी निगाहें अपने समस्त सैनिक अभियानों पर रहती थी। वह बहुत सावधानी, तत्परता और निश्चित योजना से कार्य करता था।